आज हम संक्रमण तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। यानी अभी तक हमने डी ब्लॉक में इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम संक्रमण तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ये संक्रमण तत्व क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी करेंगे। देखो, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक के कितने सदस्य संक्रमण तत्व हैं और कितने सदस्य इसके संक्रमण तत्व नहीं है। देखो, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या होती है? संक्रमण तत्व, इसकी परिभाषा है वे तत्व जिनके n-1d उपकोष परमाणु या आयन सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 में आंशिक रूप से भरे होते हैं अर्थात यानी डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? वे तत्व जिनके n-1d उपकोष परमाणु या आयन हो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 में आंशिक रूप से भरे हो तो वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे बात आती है कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, डी ब्लॉक में तत्वों में संक्रमण तत्व पाए जाते हैं। देखो, जैसे बात आ गई यहाँ पे, जैसे सोचते हैं कि उसके लिए कॉपर के लिए देखते हैं। कॉपर के लिए क्वेश्चन बनता है कि कॉपर क्या कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए आता है जैसे इसका उपकोष होता है लास्ट 3d10 या 4s1। इस कंडीशन से तो ये देखो डी उपकोष मेरा पूर्ण भरा हुआ है, पूर्ण भरित है। लेकिन जब हम इसके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इसका आता है 3d9 और 4s0। इस कंडीशन में ये इसका डी उपकोष आंशिक रूप से भरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं क्लियरली कि जो कॉपर है वो एक संक्रमण तत्व है। क्यों है? इसका जो आयन है वो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष इसका कैसा है? आंशिक भरा हुआ है। तो इसका रीजन क्या होगा? इसका कारण लिखेंगे कि कॉपर क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसका कारण आता है। तो आप लिखेंगे इसके कारण में Cu का परमाणु अवस्था में देखो, ये परमाणु अवस्था में तो पूर्ण भरित है। Cu का परमाणु अवस्था में n-1d उपकोष पूर्ण भरित यानी डी में 10 है। फिर भी यह संक्रमण तत्व है। क्यों है? अब इसका रीजन बताएंगे क्यों है। इसका रीजन हम लिखेंगे यहाँ पर, क्यों है ये संक्रमण तत्व क्योंकि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में
सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था मेरी क्या होती है, +2 में इसका n-1 डी कोस में इसका n-1 डी कोस आंशिक रूप से भरा है। अतः हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से भरा है, कितना है देखो 3D9 D9 है। अतः 3D9 लिख लो, 3D9 है, 3D9 है। अतः हम कह सकते हैं कि Cu संक्रमण तत्व है। क्या Cu संक्रमण तत्व है, ठीक है। इसकी पहचान क्या होगी, इसका जो अंतिम उपकोष होगा यानी n-1 डी लास्ट का, उसका जो डी उपकोष है वो आंशिक रूप से भरा हुआ। अगर परमाणु नहीं भरा तो उसका आयन सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 में, जैसे कि कॉपर में अगर आंशिक रूप से भरा हुआ है तो वह संक्रमण तत्व होगा। इसकी दो कंडीशन है, या तो उसका परमाणु होना चाहिए या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में आयन। ये सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में आयन, इसका आयन में इसका डी उपकोष आंशिक रूप से भरा है, तो इसे हम कह सकते हैं कि यह संक्रमण तत्व है। अब देखो डी ब्लॉक में कितने तत्व हैं, वो संक्रमण तत्व नहीं है। देखो इसी प्रकार हम Zn के लिए लिखेंगे। अब सवाल उठता है क्या Zn भी संक्रमण तत्व है या नहीं है, क्योंकि उसे +2 ऑक्सीकरण अवस्था में लिख के देखेंगे। देखो इसके लिए देखते हैं +2 ऑक्सीकरण अवस्था Zn के लिए निकालेंगे, ठीक है। Zn का देखो, Zn का लिखते हैं, Zn के लिए लिखो, Zn का लास्ट उपकोष क्या होगा मेरा, Zn का लास्ट होगा 3D10 4s2, ठीक है। अब इसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था में देखो, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका देखो क्या आएगा 3D10 4s0, ठीक है। और उसका 3D ऑक्सीकरण अवस्था में 4s0 3D9 होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ Zn परमाणु और आयन दोनों क्या है, वो दोनों के डी उपकोष पूर्ण भरित हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि डी की Zn संक्रमण तत्व नहीं है। तो यानी इसी प्रकार देखो Zn का परमाणु व आयन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में +2 ऑक्सीकरण अवस्था में n-1 डी उपकोष पूर्ण भरित है, पूर्ण भरित यानी 3D10 है। अतः Zn संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है। अतः Zn संक्रमण तत्व नहीं है। जिस प्रकार Zn नहीं है उसी प्रकार क्या है, Zn नहीं है और मेरा Cd नहीं है और मेरा Hg नहीं है और Cn नहीं है। ये 4 ऐसे तत्व हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है। तत्व क्यों नहीं है, क्यों, इसका यही कारण है क्योंकि इसका M यानी धातु, आयन, परमाणु और आयन दोनों की क्या है, दोनों में n-1 डी कक्षक पूर्ण भरित है, ठीक है। तो इसका लिख लेंगे, ये क्यों नहीं है, ये कारण लिखा हुआ है। तो फिर से लिख देते हैं हम यहाँ पर, चारों के लिए लिख देते हैं यहाँ पर। डी ब्लॉक के नोट करके लिखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक स्टार बना के लिखेंगे Zn, Cd, M, Hg और Cn संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि M परमाणु व M2+ आयन का n-1 डी उपकोष
n-1 डी कोष पूर्ण भरित है। पूर्ण भरित कितना है? पूर्ण भरित यानी डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। ठीक है, क्योंकि मैंने लिख दिया संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि m परमाणु व M2+ आयन का n-1 डी कोष पूर्ण भरित है। ठीक है, तो ये इसलिए इसका कारण लिख दिया। Cu क्यों है इसका भी कारण लिखा। ये 4 तत्व नहीं है, क्यों नहीं, ये भी लिख दिया। अब देखो डी ब्लॉक के कितने सदस्य, अगर पूछे ऑब्जेक्टिव वगैरह पता ना सकता है, डी ब्लॉक के कितने सदस्य हैं कि जो संक्रमण तत्व हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक के कुल सदस्य देखो यहाँ डी ब्लॉक के कुल सदस्य कितने हैं? 40। और कितने संक्रमण तत्व नहीं है? देखो 4 संक्रमण तत्व नहीं है, तो संक्रमण तत्व कितने हो गए? हम लिखेंगे संक्रमण तत्व M या M2+ कितने? 40 - 4 करेंगे तो कितने है मेरे? ये मेरे हो गए 36। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लो, यानी हम कह सकते हैं कि सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं। सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं, परंतु सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो संक्रमण तत्व 36 है और डी ब्लॉक के तत्व कितने हैं? 40। तो यानी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के अंदर है, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, अब देखो संक्रमण तत्व में डी आंशिक उपकोष, इसके लिए बताते हैं कि ये पूर्ण भरित ना होने के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, इनके पूर्ण भरित ना होने से क्या क्या लाभ है, देखो इसके बारे में थोड़ा बताते हैं आप लोगों को। देखो यानी संक्रमण तत्व का इनका क्या होता है? संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनकी क्या पहचान? n-1 डी उपकोष आंशिक रूप से भरा। ठीक है, तो अब देखो यानी या तो इसके लिए कंडीशन ये हो M या M+, M2+। ठीक है, M या और M2+, ये कहते हो ये आंशिक रूप से भरे हो, पूर्णता नहीं भरे हो, आंशिक रूप से भरे हो। अब देखो डी में कितने कक्षक होते हैं? डी में कक्षक होते हैं 5, और प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। डी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो? देखो पहले हाफ फील्ड भरा जाता है, माना हम किसी में ऐसा तत्व लेते हैं जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कॉपर के लिए। ठीक है, तो इसमें ये क्या? ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कैसा? अनपेयर्ड। ये कैसा है? ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कैसा? ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के क्या क्या फायदे हैं, लाभ हैं? देखो पहले क्या है इसका? ये यौगिक होगा। यौगिक कैसा होगा? यौगिक अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें तो यौगिक कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय। यौगिक कैसा होगा? अनुचुंबकीय। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा लाभ क्या है मुझे? यौगिक रंगीन होगा। अगर यौगिक रंगीन नहीं होगा तो क्या होगा? उसके आयन रंगीन होंगे। यौगिक रंगीन, पर यौगिक नहीं रंगीन होगा तो उसके आयन रंगीन होगा, क्योंकि यौगिक नहीं होगा तो संक्रमण तत्व आयन होगा, जैसे कॉपर के लिए लिखा। ठीक है, तीसरा क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण
गलनांक उच्च होगा। गलनांक कैसा है? गलनांक उच्च होगा। तीसरा पॉइंट था। अभी चौथा पॉइंट यहां लिखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है इसका? चौथा पॉइंट का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाई देती हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाई देती है। जो हम आगे पढ़ेंगे भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये कैसे परिवर्तित करते हैं। अगला पॉइंट है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है। आज हमने देखो ये संक्रमण तत्व क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनका N-1D परमाणु या आयन सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 में आंशिक रूप से भरा हुआ हो। ठीक है, यानी N-1D उपकोष आंशिक भरा हो। कैसा हो? आंशिक भरा हो। कैसा हो? आंशिक भरा हो तो वह तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा उसके लिए लिखेंगे, इसके लिए लेते जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लो, Sc के लिए लेंगे, Sc का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या होता है? 3d1 4s1 4s2। अब देखो यहाँ पे इसका डी उपकोष कैसा है? आंशिक है। तो हम कह सकते हैं ये कैसा है? ये संक्रमण तत्व है। ठीक है, संक्रमण तत्व के बारे में पढ़ा। और कौन डी ब्लॉक के कितने सदस्य हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है? 4 सदस्य थे। कौन से थे मेरे? Zn के बाद कैडमियम, Cd, पारा, Hg और Cn। ये 4 तत्व ऐसे हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इनका हमने परमाणु और आयन यानी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखा। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना था? डी उपकोष पूर्ण भरित था। यानी डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे? पूरे 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो अतः ये संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व वो होंगे जिनका डी उपकोष आंशिक रूप से भरा हो। और संक्रमण तत्व होने का हमें क्या क्या फायदा है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का, यानी यौगिक कैसा हो? अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, और ये हम आगे पढ़ेंगे। अनुचुंबकीय फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और यौगिक अगर यौगिक या युग्मित है तो या तो वो रंगीन यौगिक देगा या रंगीन आयन देगा, रंगहीन नहीं होगा। ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके गलनांक कितने होते हैं? उच्च होते हैं, यानी बहुत हाई गलनांक पे गलते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित दिखाई देती हैं। यानी कभी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होगी, कभी +3 होगी, कभी +4 होगी, कभी +5 होगी, कभी 6 होगी। ये तत्व मैक्सिमम 7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर देते हैं। यानी मिनिमम 2 से लेकर 7 तक इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होंगी। ऐसे हम आगे कल पढ़ाएंगे इसके बारे में, ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में। और अगला पॉइंट क्या था? यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं? अच्छे उत्प्रेरक की। देखो निकिल हो गया, कॉपर हो गया, पीडी हो गया, और ये क्या होता है? ये बहुत अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। क्यों कार्य करते हैं? क्योंकि ये संक्रमण तत्व है। ये अभिक्रिया के उत्प्रेरक क्या होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था। जो अभिक्रिया के अभिकारकों को और या उसकी अभिक्रिया पर द्रव्य पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो सबसे अच्छे उत्प्रेरक क्या होते हैं? कॉपर है, निकिल है, और क्या? कॉपर है, निकिल है, और प्लेटिनम है। ये बहुत अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि ये संक्रमण तत्व है। इसमें ये कंडीशन है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम आपको अब इसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताएंगे और इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे।